करेंगे पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि जो पेडागोजी होती है वो एक आर्ट है या साइंस है टीचिंग की, जिसमें हम ना इंस्ट्रक्शंस वगैरह की बात करते हैं, टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया, पेडागोजिकल एंड एनालिसिस। पेडागोजी तो आर्ट हो गई, साइंस हो गई पढ़ाने की, जबकि एनालिसिस हो गया अरेंज करना, जो रिप्रेजेंट करना जो भी टॉपिक है उसको। अब बात आती है पेडागोजी क्या एक आर्ट है, साइंस है, जो मतलब एक टीचर को बनने में हेल्प करती है, उसे मतलब ये बताते हैं कि कैसे उसे कोई चीज़ पढ़ानी है। ठीक है, जो हमारी टर्म है वर्ड पेडागोजी वो कहाँ से आती है? ग्रीक वर्ड गोगेड, या हम बोल सकते हैं पेडा एंड एगोग से आती है। तो पेडा का मतलब होता है चाइल्ड एंड एगोज का मतलब होता है लीडिंग। तो मतलब पेडागोजी का मतलब हो गया लीड टू द चाइल्ड। ठीक है, वेबस्टर डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन रेफर करती है होल कंटेंट, इंस्ट्रक्शंस का, लर्निंग का, एक्चुअल ऑपरेशंस का जो इन्वॉल्व है। दोनों जो वर्ड्स हैं हैज़ रफली द सेम, मतलब नॉर्मली तो इनका सेम ही मीनिंग है। ठीक है, अब बात आती है जो टीचर होता है वो एक एनालिटिकल अप्रोच लेके चलता है टीचिंग की, एंड एक्चुअली टेक्स टाइम, तो टाइम लेता है एग्जामाइन करने के लिए नेचर टीचिंग का, लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, उसे एक ग्लिम्स मिल जाता है कॉम्प्लेक्सिटी का। पेडागोजिकल एनालिसिस इन्वॉल्व करता है सिस्टमेटिकली एग्जामाइन करना टीचिंग की टास्क को, रिवील करना उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को। जो आउटकम होते हैं इस एनालिसिस के वो प्लान होता है टीचिंग के लेसन के लिए। जो प्लान होता है रिजल्टिंग फ्रॉम पेडागोजिकल एनालिसिस, ये है ना कोई कन्वेंशनल लेसन प्लान नहीं है। पेडागोजिकल एनालिसिस गाइडलाइंस प्रोड्यूस करता है एक्शन के लिए। ठीक है, तो जो टर्म पेडागोजिकल एनालिसिस वो स्टैंड करता है फॉर ए टाइप ऑफ एनालिसिस जो बेस्ड है पेडागोजी पे। एनालिसिस एक टर्म होता है जो है ना क्या करता है, बांट देता है, सेपरेट कर देता है जो भी हमारा काम है उसको है ना छोटे छोटे पार्ट्स में, एलिमेंट्स में। तो इसमें क्या करते हैं हम टीचिंग को यूनिट्स में बांट देते हैं, जैसे ये हमारी बुक्स है इसमें भी तो 4 यूनिट्स है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस एक सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट होता है करिकुलम का और किसी टॉपिक का, जो रिप्रेजेंट करता है एक ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में लर्नर को। अब ज़रूरत क्यों होती है हमें पेडागोजिकल एनालिसिस की? ताकि हम है ना टॉपिक को एक इजी वे में रिप्रेजेंट कर पाएँ, जो भी ज़रूरत है अरेंज करने की करिकुलम को वो आइडेंटिफाई कर पाएँ, रिप्रेजेंट करें, अरेंज करें कंटेंट बेसिक टू कॉम्प्लेक्स एक अच्छे मैनर में। तो इसकी कुछ एस्पेक्ट्स है, कंपोनेंट बोल दो, फैक्टर बोल दो, जिसमें आते हैं कंटेंट एनालिसिस, दैट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेलुएशन। तो ये हमारा टॉपिक है। तो ये 4 इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला है कंटेंट। कंटेंट होता है मटेरियल। तो कहता है कि इस प्रोसेस में कंटेंट एनालिसिस की जो प्रिस्क्राइब यूनिट्स होती है, टॉपिक होती है, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं, मेजर, माइनर, सेक्शन, सब सेक्शन, टॉपिक, सब टॉपिक्स। ठीक है, इस टाइप से मतलब जैसे हमारी ये बुक इसमें 4 यूनिट्स हो, 4 यूनिट के अंदर भी तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर टीचर डिटरमाइन करता है टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस के बेस पे भाई कब उसे क्या पढ़ाना है, किस टाइम तक उसे कौन सा टॉपिक करवाना है। जो टीचर होता है वो स्किलफुल होता है, इंटेलेक्चुअल रखता है जब भी वो ना टीचिंग पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये डायरेक्शन देते हैं टीचिंग बेस्ड है टीचिंग पॉइंट्स पर। जब भी एनालाइज करते हैं कंटेंट को तो टीचर कुछ पॉइंट ध्यान में रखता है। पहला, नॉलेज ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सब्जेक्ट मैटर के, सीक्वेंस क्या एंड लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंटेंट एनालाइज कर लिया, अब टीचर डिटरमाइन करेगा डिजायर्ड चेंजेस जो भी मतलब बिहेवियर में लेके आने एक स्टूडेंट के विद रिफरेंस टू कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट्स के रूप में। जो टीचर होता है लिस्ट करता है ऑब्जेक्टिव को, जो डिटरमाइन करते हैं लर्निंग आउटकम को। जो नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग होता है वो हेल्प करते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाने में। बिहेवियरल टर्म में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्कोलेस्टिक होता है, एक नॉन स्कोलेस्टिक होता है। स्कोलेस्टिक में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन की बात करते हैं, जबकि नॉन स्कोलेस्टिक में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पेडागोजिकल एनालिसिस का। ये इन्वॉल्व करता है इन रिलेशन टू द एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल कंटेंट। ठीक है, विद द प्लानिंग ऑफ टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो प्रेजेंट करते हैं लर्नर को। जो टीचर होता है वो बात करता है मतलब जो टीचर्स टास्क टू इज द लर्नर सोर एक्सपीरियंस इन ए न्यू लर्निंग। मतलब वही है कि भाई बच्चा सीखे, नई चीज़ों के बारे में जाने। साइकोमोटर स्किल के केस में एक्सप्लेन करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना। अगर लर्नर फैमिलियर है पहले से ही कॉन्सेप्ट से
तो उसे यूज़ करना एक्सप्लेनेशन वगैरह में, ठीक है। अलग अलग वो डायग्राम्स का यूज़ करता है, पिक्चर्स का यूज़ करता है, फिल्म्स का यूज़ करता है ताकि वो अच्छे से समझ पाए। इवेल्युएशन बेस्ट मेथड होता है इवेल्युएट करने का नई लर्निंग को, वो ये है कि हम इसे देखें सर्कमस्टांसिस में, ठीक है। इवेल्युएट करना जो भी स्टूडेंट्स है उनकी लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट को ही बेस्ड होता है। अवॉइड करना आस्किंग देम जस्ट टू स्टेट द जनरल प्रिंसिपल दे एम्बॉडी एज द डिक्शनरी डेफिनेशन। बहुत सारी टेक्निक्स है इवेल्युएशन की टीचिंग एंड स्टूडेंट लर्निंग को, बट बिफोर दैट टीचर को ना कुछ आंसर ढूंढने चाहिए। क्या एम क्या है पढ़ाने का, ठीक है, हम क्या करें एक्चुअल में, और भाई किस प्रकार के मतलब एबिलिटी क्या है, मीन्स की अगर उसको हम कंपेयर करते हैं गोल से, क्या हमारे गोल्स फुलफिल करने हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट लेके आना है, कैसे आएगा वो इम्प्रूवमेंट। डिफरेंट टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती है इवैल्यूएशन के लिए। पहले इवैल्यूएशन ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, इसके लिए ओरल टेस्ट लिया जाता है, ऐसे टेस्ट लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्लास वर्क दिया जाता है। स्किल्स के लिए टीचर है ना मतलब यूज़ कर सकता है होमवर्क एंड असाइनमेंट। एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ के लिए है ना ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल, ट्रिकोड, रेटिंग स्केल, ये सब यूज़ कर सकता है। तो इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस विच मस्ट अटेंशन में बी गिवन टू प्रिपरेशन फॉर टीचिंग बाय टीचर स्टूडेंट टीचर, ठीक है। तो इसमें हम तो जो प्रिंसिपल है सिस्टमेटिक वैल्यूएशन को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल में जो पेडागोजिक आर्ट है वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती है, जो इंट्रोड्यूस करती है सारे क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, इकोनॉमी के साथ, ठीक है। अब यूटिलिटी क्या है पेडागोजिकल एनालिसिस की, तो क्लियरिटी रहती है सब्जेक्ट मैटर की, ऑब्जेक्टिव की, प्री प्रिपरेशन हो जाती है जो हेल्प करती है भाई टीचिंग करने में, टीचिंग मेथड पहले से तैयार रहते हैं, फिक्सेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक, नॉलेज रहती है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, टीचिंग मैक्सिम्स के बारे में, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक हेल्प करता है, लेवल ऑफ स्टूडेंट नॉलेज और डिफरेंट स्किल्स जो यूज़ की जाती है टीचिंग इन एडवांस। अब पेडागोजिकल एनालिसिस देखते हैं ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसने बताया कि कैश बुक का हम पेडागोजिकल एनालिसिस कैसे करेंगे। तो कैश बुक वही है ना जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो बुक जिसमें सारी कैश ट्रांजैक्शन चाहे वो हमें मिली हो चाहे हमने पे की हो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, डेट्स के अकॉर्डिंग, जिस दिन वो घटी है उसके अकॉर्डिंग, उसे हम कैश बुक बोलते हैं। फीचर क्या है, कैश बुक 2 रोल प्ले करती है, ठीक है। इट इज़ बोथ है ये ना, एक ओरिजिनल एंट्री बुक भी है एज वेल एज फाइनल एंट्री बुक भी है। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो पहली बार रिकॉर्ड की जाती है जैसे ही वो है होती हैं, जैसे मतलब जर्नल है, जर्नल एंट्री वगैरह पास की तो उसके अकॉर्डिंग हम कैश में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ भाई कितना पैसा आया, कितना हमने पे किया, ठीक है। तो कैश बुक को हम एक लेजर भी बोल सकते हैं या फाइनल एंट्री भी बोल सकते हैं। ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इज प्लॉटेड टू द लेजर अकाउंट, कहते हैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स को हम ना लेजर अकाउंट में प्लॉट करते हैं, जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं उसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती। जो कैश बुक है वो हमें पता है कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट होती है, ठीक है, और कोई कैश अकाउंट ओपन नहीं किया जाता लेजर में। और इसमें 2 आइडेंटिकल साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड और राइट हैंड, देखो ये ऐसे बुक है तो इधर डेबिट हो गया इधर क्रेडिट हो गई, राइट हैंड साइड क्रेडिट हो गया और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट हो गया। जितने भी आइटम होते हैं कैश रिसिप्ट्स के वो डेबिट में रखते हैं और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उनको क्रेडिट साइड में रख देते हैं। जो डिफरेंस होता है दोनों साइड्स का वो हम कैश इन हैंड में दिखाते हैं, और इसका जो बैलेंस होता है वो वेरीफाई किया जाता है एक्ट मतलब काउंट करके एक्चुअल कैश बुक में कितना आया है, ये हमेशा बैलेंस दिखाता है, कभी भी है ना कैन नेवर शो क्रेडिट बैलेंस। इसके फ़ायदे क्या हैं, जनरली कैश ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार में जो सामान दिया वो क्या है, तो कहता है कि कैश ट्रांजेक्शन आज अगर जो कोई चीज़ उधार में दी गई वो इन फ्यूचर कैश में तो कन्वर्ट होगी। दूसरे शब्दों में जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो कैश में ही सेटल होती हैं। इफ़ लाइक ऑल अदर ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। प्राइमरी एंड जनरल कैश एस्पेक्ट्स होती है ट्रांजेक्शन की, उसको पोस्ट करते हैं कैश अकाउंट में लेजर में सेपरेटली। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड लेबर लग जाता है, मतलब मेहनत लग जाती है। तो कैश ट्रांजेक्शन को सेपरेट बुक जिसे हम कैश बुक बोलते हैं उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे टाइम भी बचता है, लेबर भी बचती है। कैश बुक से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। डेली कैश रिसिप्ट पेमेंट को हम ईजिली रिकॉर्ड कर पाते हैं। कैश इन हैंड आसानी से पता चल जाता है कितना हमारे पास बैलेंस है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको जल्दी से हम पता कर सकते हैं। कोई अगर डिफॉल्केशन होता है मतलब कोई भी गड़बड़ी होती है पैसे के रिगार्डिंग तो उसको आसानी से पता किया जा सकता है। कैश को हम डेली बेसिस पे वेरीफाई कर सकते हैं और कैश बुक को हम अप टू डेट रख सकते हैं। अब बात आती है क्या जो कैश बुक है वो एक जर्नल है या लेजर। तो अबाउट डिस्कशन से ये तो पता चल गया कि जो कैश बुक है वो सब्स्टिट्यूट है कैश अकाउंट का, ठीक है। कोई भी सेपरेट कैश अकाउंट ओपन नहीं करते हम लेजर में। तो कैश बुक सर्व करती है कैश अकाउंट का पर्पज़।
और जो एंट्रीज होती है कैश बुक में वो रिगार्डेड होती है वन एस्पेक्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और अदर एस्पेक्ट्स जो होती है ना वो रिलेटेड, तो यही कह सकते हैं कि जो कैश बुक होता है वो वन हाफ ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है और अदर हाफ वो अपीयर होता है उसके, ठीक है, लेजर की तरह। तो कैश बुक को हम इस एंगल से कह सकते हैं कैश बुक क्या एक लेजर है। ऑन द अदर हैंड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सबसे पहले हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं डेट के अकॉर्डिंग, और भाई फिर लेजर अकाउंट की बात करते हैं। तो जजिंग फ्रॉम दिस एंगल कैश बुक एक जर्नल भी है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं दोनों चीज़ें हैं, बस इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग कर रखा है, मिक्सचर है कैश बुक इन दोनों का। अब इसने बताया कैश बुक इज एक्चुअली ए लेजर अकाउंट बट ओइंग टू द लार्ज नंबर ऑफ एंट्रीज मेड देयर ऑन, इसको हम सेपरेट बुक्स की तरह रखते हैं जिसे हम कैश बुक बोलते हैं। इसमें देखो ये इसका फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट्स, ये सब इसमें बता रखे हैं, ठीक है, इनवॉइस नंबर वगैरह। अब इसने एक्सप्लेन कर रखी इसकी सारी टर्म्स। डेट मतलब कि जो डेट होती है ट्रांजेक्शन की वो रिटर्न होती है इन द कॉलम इन 2 लाइन्स। फर्स्ट लाइन इसमें ईयर होता है, सेकेंड लाइन में नेम होता है मंथ का, पर्टिकुलर इन दिस मंथ जो नेम होता है अपोजिट अकाउंट्स का वो लिखा जाता है, ठीक है। लेजर फोलियो जो पेज नंबर होता है लेजर का वो इसमें लिखा जाता है। अमाउंट में ट्रांजेक्शन कितने रुपए की हुई है, वो कैश कितने का मिला है, कैश कितने का पे किया है। वाउचर नंबर आता है, हर आइटम का वो रिकॉर्ड किया जाता है, पेमेंट की गई है तो लिखा रहा जाता है। कैश मेमो इशू किया जाता है अगर डेटर्स को, तो मतलब उसे बोलते हैं रिसिप्ट वाउचर। अब बात आती है डिफरेंस कैश बुक कैश अकाउंट में। तो कहते हैं कि ये सेपरेट बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और ये एक अकाउंट होता है लेजर में जिसमें पोस्टिंग की जाती है जर्नल करने के, मतलब जर्नल से। ये पर्पज़ जर्नल और लेजर दोनों का परफॉर्म करता है, ये सिर्फ लेजर का पर्पज़ परफॉर्म करता है, ठीक है। और नरेशंस इसके लिए ज़रूरी होती है, इसमें कोई नरेशन नहीं चाहिए। कॉलम फॉर लेजर फोलियो इज़ प्रोवाइडेड, लेकिन इसमें कहता है कि कॉलम फॉर जर्नल फोलियो इज़ प्रोवाइडेड। अब बात आती है इसमें हमें दे रखा है ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक अलग से पढ़ेंगे।